हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर आईयूपीएसी का इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो हम लोग कैसे करते थे। और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ रूल्स थे, अगर उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल्स को आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि सबसे पहले पॉजिटिव वाले हिस्से को, फिर नेगेटिव वाले हिस्से को, और सबसे मेन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में था जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट जो होता था, ठीक है, उसी के अंदर जो भी लोग पाए जाते थे, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल, इनका नाम लिखना। तो पहले मैंने कहा था सेंट्रल मेटल को लिगेंड्स को लिखते थे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और जब उनको लिख लेते थे तब जाकर के मेटल्स को लिखते थे। और मेटल का नाम लिखने के बाद तो मैंने कहा था एक छोटे से ब्रैकेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा जाता था। ये सारी बातें आपको बताया था कि लिगेंड्स के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाएगा, काउंटर आयन के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाएगा, सेंट्रल मेटल का जो हम नाम लिखेंगे वो नाम कैसा यूज़ किया जाएगा, नया वाला रहेगा कि पुराना वाला रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, चूँकि नाम लिखना तो हम सीख चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर हमें आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते थे ना, आइसोमेरिज्म को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था, एक स्ट्रक्चरल और एक था स्टीरियो। ऐसे सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, इनके आइसोमेरिज्म जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इनको भी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हमारा होगा स्ट्रक्चरल वाला और दूसरा स्टीरियो वाला होगा। स्ट्रक्चरल में जो होगा हमें वहाँ पर दो देखने को होगा मेनली, एक ज्योमेट्रिकल होगा, एक ऑप्टिकल होगा स्टीरियो में। और स्ट्रक्चरल में हमें चार देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, एक आयोनाइजेशन होगा, एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक लिंकेज होगा, एक सॉल्वेट होगा, ठीक है। ये चार हमें देखने होंगे। तो हम यही आज का जो लेक्चर होगा इन्हीं पे चलने वाला है। पूरा आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो सवाल आता है कि आइसोमेरिज्म चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का भी हो, आइसोमेरिज्म का एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको वेरिएशंस नजर आते हैं, बदलाव नजर आते हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे ये एक दूसरे की क्या है, वहां पर आइसोमर्स हैं। इस बात का हमें वहां पर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये बताता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूलाज बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन वहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा, वो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। और उसी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको क्या देखने को मिलती है, अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसलिए बताया गया ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उनके एटम का कुछ अरेंजमेंट वगैरह हमें अलग देखने को मिल जाता है। रहते वही है, उतनी लागत में उनको भी बनाया गया, वही सेम चीज़ से उनको भी बनाया गया, लेकिन उनके एटम वगैरह का अरेंजमेंट्स हुआ या फिर कोई भी परिवर्तन हुआ, वहाँ पर उनका कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह बदला, तो जिसकी वजह से हम बताएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ता है। और प्रॉपर्टीज़ बदलती है, एक या एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है वहाँ पर, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में बदलाव ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए तभी हम उनको कहेंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर बताऊँ ऐसे आपको बना करके, तो इसको भी हम दो हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला जिसको हम कहते हैं यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो यहाँ पर होगा उसको हम कहते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो दूसरा स्ट्रक्चरल है। देखो, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस की बात करता है, यहाँ पर 3 डायमेंशन, थोड़ा सा हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर वाला हमें 2 डायमेंशन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो अब अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमें मेनली दो पढ़ना है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इसमें यहाँ पर आएगा एक ज्योमेट्रिकल, और सेकेंड जो यहाँ पर होगा वो ऑप्टिकल होगा, ठीक है। हमें दो वहाँ पर देखना होगा। और वे स्टीरियो की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में, मतलब आपके जो सिलेबस की बात करते हैं, उसमें आपको 4 मिलने वाला है। एक को हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को कहेंगे यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पर कहेंगे आयोनाइजेशन, एक यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एक लास्ट यहाँ पर आएगा जिसको हम लोग सॉल्वेट या फिर हाइड्रेटेड भी कह देते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से जाने।
टोटल मिला जुला करके हमें आइसोमेरिज्म 2 यहाँ से और 4 वहाँ से, टोटल 6 आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पर पढ़ने, ठीक है। और एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, इनकी कुछ कंडीशंस होंगी, बस उसे भी आप फोकस कर लेंगे। मस्त में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो वाले से ज़्यादातर चांसेस होते हैं पूछे जाने के लिए, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो, लेकिन पूछा कहीं से भी जा सकता है, वो तो उनके ऊपर है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ा रहा हूँ, उसको बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर वही बताया गया, स्टीरियो में 2 आ जाएंगे आपका, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल में आपको 4 मिलने वाले हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, डायमेंशन, सॉल्वेटेड। हमारा टारगेट है स्टीरियो को स्टार्ट करना। पहले जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हुए स्पेस में आप देखेंगे वहाँ पर क्या चीज़ें बदल जाती हैं, किसकी वजह से वहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये कहता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज द आइसोमर विच हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल, मतलब स्पेस में 3 डायमेंशन में उनका अरेंजमेंट आपको अलग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप बताओगे उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। स्पेस में आप कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट आपको वहाँ पर अलग देखने को मिलेगा, तो वो देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहली लाइन आपको ये याद रखना, आपकी एनसीईआरटी की बुक का कहता है, ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही देखने को मिलता है। अब सोचता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर मैंने कहा था कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स का यूज़ हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और जिसमें केवल एक ही प्रकार का लिगेंड्स ही यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे उसको होमोलिप्टिक। तो होमोलिप्टिक में कभी भी ज्योमेट्रिकल देखने को नहीं मिलेगा, ये साफ साफ लाइन है। तो ज्योमेट्रिकल अगर देखने को मिलेगा कहाँ पर, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ ऐसे, फिर उसके बाद उसको वहाँ पर रीड कराता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हम लोग यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताया गया, सबसे पहली बात बताया गया ओनली इन कहाँ पर, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही पाया जाएगा, लेकिन सवाल आता है कि आज के बाद से कोई भी हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा उसमें पाया जाएगा, इतने से काम नहीं। बस पहली एक लाइन है ये कि हेट्रोलिप्टिक में ही पाया जाएगा, लेकिन कौन से हेट्रोलिप्टिक में पाया जाएगा वही तो समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये बताने वाला है कि ये जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, 4 और 6 में ही आपको ये देखने को मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रहे। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक बात ये भी कहता है, ये तो हो गया वहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स बताऊंगा इसको समझाने के लिए। मैं बताऊंगा यहाँ पर A, B, C एंड D, ऐसे मैं कुछ टर्म यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए, स्मॉल A, B, C, D। ये हमारे यहाँ पर क्या बताएंगे, जैसे समझाने का तरीका है तो मैं आपको यहाँ पर ये लेके चल रहा हूँ, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, या फिर यूनिडेंटेड लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ पर ये यूनिडेंटेड लिगेंड हो जाएंगे, ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे, ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे। कौन हमारा, स्मॉल A, B, C, D, ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स होंगे। और अगर मैं कहीं पर कैपिटल A, B ऐसे यूज करता हूँ, C ऐसे यूज करता हूँ कैपिटल में, तो इसका मतलब समझ लेना वो डाइडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि बहुत जगह डाइडेंटेड लिगेंड्स को ऐसे ऐसे लिख दिया जाता है, L लिख दिया जाता है, और मोनोडेंटेड को केवल L लिख दिया जाता है, मतलब ऐसा लिखा जाता है बुकों में। तो सबका अपना तरीका है बताने का, तो मैं यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का यूज करके मोनोडेंटेड बाइडेंटेड्स की बात करूंगा, ठीक है। और कहीं पर मैं बता रहा हूँ ऐसा, अगर कैपिटल लिख दिया मतलब वो बाइडेंटेड, मतलब कि वो अकेले क्या कर रहा है, वहां पर 2 निक्लो, अब बताओगे यहाँ पर लिगेंड्स के सेंटर पाया जा रहा है, 2 एटम वहां पर आपको कोऑर्डिनेट करते हुए दिखेंगे। और मोनोडेंटेड मतलब चाहे जितना बड़ा कंपाउंड हो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाएगा, ऐसा कुछ वहां पर होगा। तो हमारा मेन टारगेट होगा कि एक बार 4 और एक बार 6 में हम इसको पढ़ें और समझें, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स में, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा तो क्या होगा यहाँ पर, अगर बात करते हैं GI इन, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस में अगर देखने को मिलता है तो याद रखना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स बनता है। एक आपको अभी आगे जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा और अच्छे समझूंगा, एक टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर किसी के साथ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और चूंकि तो आपको पता है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, तो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है और दूसरा आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्या, स्क्वायर प्लेनर बना सकता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ऐसे बना सकते हैं। टेट्राहेड्रल जो होगा आगे जब मैं आपको हाइब्रिडेशन बताऊंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में जो आएगा आप यहाँ पर एक नए टाइप का हाइब्रिडेशन देखेंगे, यहाँ पर dsp2 ऐसे होता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग इनको नहीं देखते, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो सवाल आता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें टेट्राहेड्रल भी उसका स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, उनका अरेंजमेंट, और स्क्वायर प्लेनर भी आपको उसका अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। तो याद रखना एक लाइन यहाँ पर काफ़ी साफ साफ कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल एक ऐसा अरेंजमेंट है ना, अगर वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस ऐसा करते हैं वहाँ पर बॉन्ड वगैरह में, तो आपको हमेशा वो वैसे ही आइडेंटिकल ही देखने को मिलता है, उसमें अरेंजमेंट में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए याद रखना कि टेट्राहेड्रल में हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव देखने को नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखा जाएगा। क्या बताया मैंने अभी, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। तो कहाँ पर देखने को मिलता है, अब बताओगे, यहाँ पर हमें स्क्वायर प्लेनर में। तो सबसे पहले बात जो मैं अभी बेसिक इकट्ठा कर रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है कि मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पर, अब बताओगे, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के सभी हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल ही घुस जाएगा, ऐसा नहीं, इसी में ही देखने को मिलेगा। और उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर किस में मेनली आपको 4 और 6 में देखने को मिलेगा। फिर 4 में मैंने आपको कहा 4 के साथ हमारे पास दो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो क्या दोनों में देखने को मिलेगा, हमने कहा नहीं भाई, टेट्राहेड्रल को छोड़ दो। टेट्राहेड्रल में एक्चुअली हम कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी करते हैं तो वहाँ पर कोई अरेंजमेंट बदलता नहीं है, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट ही रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर अरेंजमेंट में चेंजेस किया जा सकता है तो स्क्वायर प्लेनर में किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर में। लेकिन एक सवाल एक फिर आता है, क्या आज के बाद से कोई भी स्क्वायर प्लेनर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर वाला देखा तुरंत कहेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल भी पाया जा रहा है? नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला। स्क्वायर प्लेनर को ही लेकर के अच्छे से समझेंगे और स्क्वायर प्लेनर में से कौन स्क्वायर प्लेनर वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे उस पर बात करेंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मैं इनका सहारा लूंगा, यूनिडेंटेड लिगेंड्स ऐसे स्मॉल लेटर वाले और बाइडेंटेड वाले ऐसे कैपिटल लेटर वाले। तो चलो अब इनको हटाता हूँ और हम टॉपिक को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कंटिन्यू करने वाले वहाँ कहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखने वाले। तो चलो देखते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर हम बात करने वाले हैं GI इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस पे चर्चा होने जा रही है क्योंकि 4 और 6 पे ही आपको देखना है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, क्या कोई भी स्क्वायर प्लेनर वाला ज्योमेट्रिकल दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कौन देगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वही GI देगा, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा MA2B2 टाइप का हो जाए। क्या हो जाएगा? MA2B2 हो जाए। और दूसरा आपको यहाँ पर बताया गया M, यहाँ पर आप देख सकते हैं A2BC हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर A क्या है, B क्या है, मैंने कहा यूनिडेंटेड मतलब एक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। 2 ये देंगे, 2 ये, टोटल 4 होगा। तो 4 वाले पे ही बात होगी, तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। और क्या आपको कह रहा है कि MABCD, ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पर A2B2 मतलब 2 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे हैं, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे, तब भी आपको देखने को मिलेगा 2 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे हैं और 2 अलग अलग हैं, और यहाँ पर चारों अलग हो जाता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप तुरंत कहोगे भाई यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता दूँ, लेकिन सवाल जैसे कि हो सकता है अभी के लिए, आगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपसे ऐसा कह दूँ, आपके अंदर एक डाउट हो सकता है, सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल ही होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते थे ना, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखना कि टेट्राहेड्रल तब बनता है जब हमारे सभी के सभी लिगेंड्स, अभी के लिए बस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ
ठीक है, आगे आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब हमारे सभी लिगेंड्स क्या है वहाँ पर, ठीक है, वीक लिगेंड्स होते हैं, तब वो हमेशा टेट्राहेड्रल ही बनता है। और अगर कोई वहाँ पर लिगेंड्स, एक भी लिगेंड्स अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में से, ठीक है, तो अगर कोई भी लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपका वहाँ पर अब बताओगे स्क्वायर प्लेनर होता है। अब बताओगे यहाँ पर, ठीक है, आपके जो भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ए बी सी एंड डी, जो भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, में से कोई ना कोई लिगेंड्स, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। क्योंकि अभी टॉपिक तो कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझेंगे तो आपको ये लाइन समझ में आएगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि जो भी इसमें मैंने A2 B2 बताया, या तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर इसमें से कोई एक तो होना चाहिए। यहाँ पर 3 लोग थे A B C, इसमें से कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी चारों में से कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर सबके सब वीक हैं, जो भी लिगेंड्स यहाँ पर यूज हुए, अगर सभी के सभी वीक हैं तो वो टेट्राहेड्रल की तरफ लेके जाते हैं। चलो, अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये फॉर्मूला फिट बैठेगा, अब ये तो देंगे, ये वाले देंगे, तो सवाल आता है अगर मैं कभी ऐसे बना दूं MA4, हमने कहा एक सही दे दिया, और मान लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग ही है, स्क्वायर प्लेनर बना रहा, अगर मैं इसमें पढ़ा रहा हूं मतलब स्क्वायर प्लेनर तो बनी रहे, A4 है, सवाल आता है क्या ये देगा? आप बताओगे नहीं, इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है ना। अगर हमसे कभी ऐसा मिल जाए MA3B, आगे 4 चाहिए था, A को 3 कर दिया, B को 1 कर दिया, ये देगा? नहीं। तो सवाल आता है ये क्यों नहीं दे रहा, और अगर ये दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, है कि नहीं? तो अब इसी पे आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं। चलो एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं, फिर पहले तो मैं इसी बेसिक इसी में बताने वाला हूँ, फिर आगे भी आपको समझ में आएगा। देखो स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट ये होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, ऐसे कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, लगभग एक प्लेन में आपको देखने को मिलता है, ऐसे कुछ होगा। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ए बी ऐसे अरेंजमेंट किया, देखिए ये हमारा स्क्वायर प्लेनर था। अब हमें कैसे देखना है क्या सच में ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? देखो कॉन्फ़िगरेशंस बदलेगा तो तभी देगा, अगर सब कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है तो नहीं होगा। अब जैसे कि अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करेंगे इसको समझ लेना। अभी आपको ये देखना है, ए के सामने यहाँ पर, सामने मतलब ये आमने सामने, ये क्या दिख रहा है बी, तो हम कहेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई ए बी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर यहाँ पर अगर इसको देखें बी के सामने या फिर ए के सामने बी, चाहे इसको बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, तो हमने कहा यहाँ पर भी ए बी आ जाएगा या। अब यहाँ पर देखना, इसी का हम एक कॉन्फ़िगरेशंस और बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा इसको एक काम करो, ऐसे जैसा था वैसा रहने दो, और इनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इनको ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, इनको नीचे लेके जाते हैं। अगर यहाँ पर अगर चेंजेस करने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आया तो हम कहेंगे भाई सही है, ऐसा कुछ। और यहाँ पर अगर बदलाव करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस बार बताओ ए के सामने क्या आ रहा है भाई, ए, और बी के सामने बी, क्या कॉन्फ़िगरेशन बदला कि नहीं? इससे पहले ए के सामने बी आया करता था और बी के सामने ए आया करता था, लेकिन अब आपने देखा कि यहाँ पर ए के सामने ए और बी के सामने बी, आपने कहा कॉन्फ़िगरेशंस बदल गया। यही तो हम चाहते थे, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस स्पेस में थोड़ा सा हमने देखा ओरिएंटेशन बदला, उसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन इनका बदल गया। तो अब बताओगे ये एक दूसरे की क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो और देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, आप किसी का भी चेक कर सकते हो, मैं अब आपको यहाँ पर ये बताता हूँ। अगर MA4 की बात करते हैं, हमने लिया यहाँ पर MA4, ये क्यों नहीं दे रहा है आप देख लो, अपने आप साफ साफ दिख जाएगा आपको। भाई 4 है, चारों चारों क्या है, ए है, चारों चारों क्या है यहाँ पर, ए है। तो बताओ कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जब देखेंगे तो क्या आएगा, आप बताओगे ए, और यहाँ पर भी ए। अब आपको बताया, आप चाहे जितना भी चेंज कर लो, अगर इसको ऐसे घुमा दिया, आप खुद सोच लो, ये ऊपर ए चला जाएगा, नीचे ए चला जाएगा, बात तो वही है, तब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन वही। आप कुछ भी बदलाव कर रहे हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब बताओ कि ये थोड़ी ना हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन बदल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हमने कहा चलो इसको टारगेट बनाते हैं, एक फार्मूला और लिया MA3B, भाई इसको भी चेक कर लेते हैं ना। तो हमने कहा चलो यहाँ पर इसे बना लेते हैं, यहाँ पर ए और बी ले लिया, है कि नहीं? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, कहेंगे सर देखिए यहाँ पर ए के सामने बी आ रहा है और ए के सामने ए आ रहा है। फिर अगर क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, मैंने कहा कि चलो यहाँ पर फ्लिप करते हैं, इसको चेंज करते हैं,
ऐसे ए, यहाँ पर ए, बी ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। अब बताओ, तो अब आप बताओगे सर यहाँ पर देखिए इस बार ए के सामने ए दिख रहा है और यहाँ पर ए के सामने बी दिख रहा है। भाई बात तो वही हुई। अब ऐसा थोड़ी नहीं इसको बाद में लिख दिया तो कुछ और हो गया। यहाँ पर भी एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था, ए के सामने बी, यहाँ पर भी तो वही ए के सामने ए के सामने, तो इसको एक ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बताओगे नहीं हम इसको दूसरा मान। बात वही है, दोनों एक ही जैसे। चाहे इसको मैं यहाँ पर पहले कहता ए बी बोलूँ या फिर इनको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर ए बी ए बोलूँ, बात तो एक ही। तो यहाँ पर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन बदलाव नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पहले वाले में आपको देखने को मिला। तो एक सिंपल सी लाइन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर लिगेंड्स बहुत ज्यादा हो सकता है, कितना मैक्सिमम 2 हो सकता है। जैसे ए के नंबर किसी एक लिगेंड्स के 2 हो सकते हैं, अगर जैसे मैंने इसको बढ़ा करके 3 दिया कैंसिल, और ज्यादा तो कैंसिल। जब 3 तक नहीं हो सकता 4 की बातें छोड़ दो। और यहां पर भी मैंने कहा इसको बहुत ज्यादा रखा तो मैंने कितना 2 रखा, उसके बाद बी सी बना दिया, ठीक है। और एक और मैंने आपको बताया यहाँ पर एम ए बी सी डी टाइप का है तो क्या होगा। चलो तो यहां पर आपने ये देखा, चलो हो गया इतना। मिटा इसको। अच्छा यहीं पे एक लाइन और देख लेते हैं, फिर अगले वाले में मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर, अगर आप देखें ये और ए, इधर का ए, ठीक है, ये दोनों सेम साइड है। अगर ए सेम ग्रुप, जैसे जो भी सेम है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड आपको देखने को मिलता है तो आपको पता है हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं तो वहां पर सिस और ट्रांस का टर्म यूज करते हैं ना। ए और ए बगल बगल है, चाहे बगल बगल यहां पर होते चाहे बगल बगल यहां पर होते, ठीक है, यहां पर होते चाहे यहां पर होते चाहे यहां पर, अगर बगल बगल में ही है तो हम कहेंगे इसको कहेंगे सिस आइसोमर। और आमने सामने ए के सामने देख रहे, इसको सामने ये कहते हैं, ये तो बगल कहते हैं ना, ये सामने, तो सामने दिखने लगा। जैसे बी को भी देखेंगे यहाँ पर सामने एक दूसरे के दिखने लगे तो हम कहेंगे भाई तुम ट्रांस वाले हो। देख रहे हैं यहाँ पर वही सेम लागत में 2A था 2B था, यहाँ पर भी 2A और 2B है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस बदला। और इनकी वजह से नहीं कि कल बदल दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इनकी वजह से उनकी रंग में प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर याद रखना ये सिस होता है, ये ट्रांस। सिस को कैसे पहचानेंगे बताओ, तो याद रखना क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्गेनिक वाला थोड़े ना एल्केन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हम अलग कंपाउंड्स में देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो याद रखना ये चाहे यहाँ बगल में होते या फिर यहाँ पर भी होते तब भी उसको सिस बोलते हैं। और जब आमने सामने ये वाली लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन पे अगर देखने को मिल जाते हैं तब ट्रांस बोलेंगे। चलो अगर मैं इसका बनाऊं A to BC तो बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर से भाई मान लेते हैं यहाँ पर आपने A कर दिया, यहाँ पर A कर दिया, यहाँ पर एक जहाँ B कर दिया, एक बार C कर दिया, है कि नहीं। कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं जल्दी से। अब बताओगे AC और AB दिख रहा था, है कि नहीं। अब चलो किसको चेंज कर दें, इनको चेंज कर दें, चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप बताओगे हमारे पास क्या आ जाता है, ये ऐसे। अब यहाँ पर चेंज किया तो अब आप ध्यान देना यहाँ पर A तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C और B। बताओ अब A के सामने क्या दिख रहा है B और A के सामने क्या दिख रहा है C। तो सवाल आता है क्या सच में बदलाव हुआ है। मैंने इसको तो टिक किया है, ये तो देगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया। बताओगे यहाँ पर भी एक AB था, यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर AC, यहाँ पर AC। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो भी आपको दिखना मिल रहा है वही सेम, अगर वही सेम चीज़ यहाँ से भी एग्जैक्ट सब मैच कर गए तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब इसमें तो नहीं दिखेगा। तो सवाल है क्या इसको तब कैंसिल कर दे, नहीं, अभी आपके पास और भी ऑप्शन है, केवल इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी आप बताओगे चलो इससे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर भी चेंज करके देख सकते हैं, इनको भी फ्लिप करके देख सकते हैं। तो जितनी वेराइटीज हो सकती है, जितने चेंजेस आप कर सकते हैं, सब चेंज करके आपको देखना है। जब उसके बावजूद भी आपको कुछ भी नया पैटर्न नहीं मिला तब हम कहेंगे हाँ भाई अब नहीं होने वाला। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे किया, मैंने कहा A को यहीं रहने दो, B को यहीं रहने दो, इनके बीच में बदलाव करो तो C इधर आ जाएगा और A यहाँ पर चला जाएगा। हाँ समझ में। अब क्या सच में कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। अब बताओगे A के सामने दिख रहा है A और बताओ B के सामने क्या दिख रहा है C। अब बताओ क्या मैच कर रहा है, नहीं। तो अब आप बताओगे हाँ इसका मतलब कि हमने परिवर्तन कर दिया, चेंजेस कर दिया। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये A और ये A, ये सेम वाले ग्रुप कहाँ पर सेम साइड दिख रहा है, हम कहेंगे भाई ये तुम सिस वाले हो। और यहाँ पर सेम वाले ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए तो हम कहेंगे तुम क्या हो, ट्रांस वाले हो। है समझ में। तो 2 आइसोमेरिज्म वहां पर 2 यहाँ पर पाया जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब चेंज करें यहाँ पर, एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको मिटाते हैं।
ठीक है, तो याद रखना जितनी पॉसिबिलिटीज होगी, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर देखा नहीं बना हमने तुरंत कैंसिल कर दिया, नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, यहाँ पर भी बदलाव कर सकते हो, और उसके बावजूद भी अगर हमें नहीं मिला तो हम तब कहेंगे भाई एक काम करो, नहीं होने वाला। और वो भी आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर की बात है, अगर कोई भी 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 2 तक हम उसको मान सकते हैं, अगर 2 से ज्यादा कोई मोनोडेंटेड लिगेंड्स बढ़ा, कैंसिल कर दो, 3 हो जाए 4 हो जाए तुरंत हटा दो उसको। चलो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, MABCD। अगर ABCD है तो यहां पर आपको क्या बताता है, ध्यान देना, आपको ध्यान भी देना और याद भी रखना पड़ेगा। यहां पर मान लेते हैं यहाँ पर ABCD, ये D है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन नोट किया जाए, बताओ भाई A के सामने D दिख रहा है और B के सामने C दिख रहा है, फिर एक और कॉन्फ़िगरेशंस बनाते हैं। यहाँ पर A को यहीं पर रहने देते हैं, B यहाँ पर है, इनमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है ऐसे। तो बताओ कि यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C। सवाल है कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पता नहीं। A के सामने आपको C दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और B के सामने क्या दिख रहा है, D दिख रहा है, तो बदलाव तो है। यहाँ पर ADBC था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर AC, अब बताओ कि यहाँ पर BD हो जाता है। फिर सवाल आता है और कुछ बदलाव हो सकता है क्या, का एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर इन दोनों में अब यहाँ पर बदलाव करें, यहाँ पर बदलाव करें, ठीक है, तो A को यहीं पर रहने देते हैं, D को यहाँ पर, अब इसमें बदलाव करते हैं, बताओ कि B यहाँ पर हमारा आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा B, ठीक है ऐसे। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओगे AB आ जाएगा और क्या CD आ जाएगा। ये टोटल 3 आइसोमेरिज्म यहाँ पर होंगे, इस बात का हमें ध्यान देना है। याद रखना मैंने कैसे यहाँ पर बनाया, सिंपल सा, आप अगर आप कभी बनाना चाहो खुद से, A को यहीं पर रोक देते हैं और एक एक करके कुछ भी ऐसा घुमाएंगे कि हम A के सामने एक बार D को लाया, देख रहे हैं, फिर अगले में A के सामने कौन आया, C, अगले में A के सामने क्या आ जाता है, B। तो सारी वेराइटीज तो बनी गई ना वहां पर। जब ये इनके सामने आ रहे हैं मतलब किसी और के सामने भी कोई और आ रहा है, तो ये मैक्सिमम 3 होंगे। और याद रखना इसमें टोटल अगर हमसे पूछा जाए, टोटल GI, ये आपकी बुक में लिखता है NCERT में, तो यहाँ पर टोटल बताओगे 3। अगर ABCD अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है, टोटल 3 आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको याद रखना 2 हमारे कौन हो जाएंगे, सिस फॉर्म हो जाएंगे, प्लस 1 ट्रांस। अब कौन सिस कौन ट्रांस उसमें नहीं जाना है, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जब ABCD 4 आपको देखने को मिलता है, वहां पर चारों के चारों अलग अलग लिगेंड्स हैं, स्क्वायर प्लेनर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो टोटल 3 आपको टिक कर रहे हैं, और उसमें से भी 2 सिस होगा और 1 ट्रांस होगा। कौन सिस कौन ट्रांस इसमें नहीं जाना है, ठीक है, बस 2 सिस और 1 ट्रांस देखा जाता है। ये आपने देखा यहाँ पर क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब हटाएं इसको। चलो आपको यहाँ पर ये बताता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सारी बातें मैंने आपको बताई, फटाफट यहाँ पर रेड करते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। अरेंजमेंट हमको डिफरेंट देखने को मिलना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन अमंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6, इसी में कॉमन है और इसी में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बताता है कि ABCD और मोनोडेंटेड लिगेंड्स, और कैपिटल ABC अगर कहीं पर यूज होगा तो उसको हम बाइडेंटेड, डाइडेंटेड, अपना मतलब यहाँ पर समझाने के तरीके में यूज किया जाएगा। आपके क्वेश्चन में हो सकता है आप कोई बुक पढ़े, उसमें अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे इनके लिए कि यहाँ पर क्या करता है, केवल एक L लिख देता है, बहुत जगह इनके लिए क्या कर जाता है, कहता है कि 2 लोग यहाँ पर हैं तो ऐसे L ऐसा लिख देता है, तो सबका अपना तरीका होता है, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ भाई 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक टेट्राहेड्रल और एक क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में कहा गया कि द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल द 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन टेट्राहेड्रल। सभी पोजीशन इक्विवेलेंट ही होती बार बार, इसलिए कहा गया भाई टेट्राहेड्रल में नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर में होगा। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडेशन याद है क्या हो जाएगा, DSP, जबकि टेट्राहेड्रल का मैंने क्या बताया था भाई, ये SP3 हो जाता है, बात का ध्यान रहे।
ऑफ फॉर्मूला, वो भी स्क्वायर प्लेनर में कुछ फॉर्मूलेज हैं, MA2B2, MA2BC, MABCD, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। और यहाँ पर आपको बताया गया जैसे एग्जांपल, मैंने तो वहाँ पर उसी पे बता दिया था, यहाँ पर अगर एग्जांपल्स में हम देखें जैसे PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और इसके साथ अगर हमने देखा कि ये कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा बताओ, A2 वाला, ये मोनोडेंटेड है ना सब, और इसमें एक स्ट्रक्चर हमने बनाया क्लोरीन सेम साइड, हमने कहा तुम सिस वाले हो, और मिथाइल NH3 भी सेम, तो सेम ग्रुप सेम साइड हम कहेंगे तुम सिस वाले हो। फिर अगले में हमने यहाँ पर देखा कि क्लोरीन के सामने क्या दिख रहा है, क्लोरीन, तो बताओ कि ये क्या हो जाएगा, और NH3 के सामने NH3, तो ये ट्रांस हो जाता है। और कॉन्फ़िगरेशंस भी बदला है कि नहीं भाई, Cl के सामने NH3, Cl के सामने NH3, अब Cl के सामने Cl, NH3 के सामने NH3, तो बताओगे ये सारी चीज़ें होंगी। चलो अगला आपको बताता है, जो मैंने आपको बताया, पहले फॉर्मूला बताओ कौन सा फिट बैठ रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया MA2BC, A2BC, ठीक, इस टाइप का फॉर्मूला बैठ रहा है। तो बताओगे यहाँ पर हमने एक बार बनाया, हमने कहा अमोनिया को सेम साइड किया बगल बगल, और यहाँ पर ये दो जो थे यहाँ पर इनको एक साइड किया, तो इसको सिस कहते हैं, जो मैच कर रहे हैं उनसे मैच कर लेते हैं। और ट्रांस में जब अमोनिया उसे के सामने आ गया तो ये हो जाता है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन इसका अमोनिया Br, अमोनिया Cl, अब अमोनिया और Br Cl आ जाता है। चलो अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई, अब यहाँ पर जो नोट्स में है मैं इसको रीड करा रहा हूँ ना। नोट करके कहता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस टाइप कौन सा, MABCD, शो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आउट ऑफ दीज 2 आर सिस एंड 1 इज ट्रांस। कह रहे हैं कि टोटल वहां पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म MABCD के केस में बनेगा, ये याद रखना, पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, जिसमें से 2 सिस होंगे 1 ट्रांस होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा बता दे कि MABCD में टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और इसमें लेकिन यहां पर आकर पलट जाए कहे कि 1 सिस होगा और 2 ट्रांस होगा। तो ऐसा नहीं आपने कहा कि हाँ 3 तक याद कर ली, उसके आगे वाली मेन पॉइंट्स भूल गया, याद रखना सिस 2 होता है, ट्रांस 1 होता है। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे मैंने कॉन्फ़िगरेशंस, मैंने कहा एक बार एक सामने C दिखाया, फिर B दिखाया, फिर घुमा करके D दिखाया, तो ये कॉन्फर्म वहाँ पर आप बताओगे ऐसा कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 जगह, 4 वाला आपने देखा, अब आते हैं 6 वाले में। और 6 वाले में भी सबसे पहली बात तो ये तो हर जगह लगेगा, चाहे 4 हो चाहे 6, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, ठीक है। और अब जैसे वहां पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बनता था, तो वहां पर कंडीशन बताई भी टेट्राहेड्रल वाले को छोड़ दो, वहां पर नहीं स्क्वायर प्लेनर में ही हो सकता है, और कुछ जो फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 होता है तो ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वहां पर ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, नहीं तो आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लाइन फिर से मिलेगी, ऑक्टाहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो है, क्या आज के बाद से कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाले को तुरंत टिक कर देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं, इतनी बड़ी भूल नहीं करनी है, वहां पर उसके हमें रूल्स देखने होंगे, कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। कह रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो पॉसिबल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। किसकी बात कर रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। कह रहे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कोई भी नहीं टिक करना है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करे। कौन कौन सा, MA2B4, मैंने कहा ये A कौन है, मोनोडेंटेड लिगेंड, B कौन है, मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड से। तो A2B4 टाइप का फॉर्मूला हो, या फिर A4B2, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। इस मोनोडेंटेड के नंबर 2, इसके 4 हैं, इसके 4 कर दिया, इसके 2 कर दिया ये, या फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला नया है। अब बताओ कि दोनों के 3 कर दिया, कितना कर दिया, 3 A3B3। और उसके बाद यहाँ पर याद रखना एक और, कह रहे ये भी आपको देखने को मिल सकता है, कौन, A4BC टाइप का। आपने कहा एक मोनोडेंटेड को 4 कर दिया और 2 यूनिडेंटेड सिंग अलग अलग ले लिया। अच्छा यहाँ पर देखना, ये भी इस बार मैंने कैपिटल A भी लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका A2 फॉर्मूला, मतलब 2 मोनोडेंटेड है और 2 बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड मतलब इसका वजह से टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि एक ने 2 दिया तो 2 ने निकल कर 4 दिया, और 2 ये इन्होंने दिया तो 6 हो जाता है। तो याद रखना ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फॉर्मूला अगर आपको मिले तो आप बताओगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। फिर से एक बार बताओ, ऐसे ही A4B2 या फिर B2 आप बता सकते हैं A2B4, फिर A3B3, फिर क्या बताया था A4BC टाइप का, या फिर मैंने आपको बताया वहां पर A2 टाइप का। जो A2 2 बार बोला इसको क्या बोल रहे हैं, आप बताओगे जो कैपिटल A लिखा वो बाइडेंटेड है, ठीक है, क्योंकि बहुत बुकों में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसे लिख देगा, यहाँ पर L2 लिख देगा और यहाँ पर ब्रैकेट में L का ट्वाइस, तो मतलब 2 बार L है, इसका मतलब यहाँ पर 2 बाइडेंटेड है और यहाँ पर मोनोडेंटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात दोनों की एक ही है, समझ में।
तो चलो यहीं पर इसको समझते चलते हैं फॉर्मूले के साथ। पहले आप बताओ, मैंने कहा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, तो आप सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है यहाँ पर। बताओ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला मैच कर रहा है वो कौन सा है, एम। आपको पहले ये तो देखो, सबकी इसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि कौन बाइडेंटेड कौन मोनोडेंटेड है, ये पता होना है। क्योंकि मैंने कहा था वैसे तो मैंने आपको पूरा यूनिडेंटेड से लेकर के हेक्साडेंटेड तक आपको पढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस में मिलती वो कौन सा आपको मिलता है, बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड। और हेक्साडेंटेड भी इडियट, ये तो फेमस है, वो तो मिलेगा। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा MA4B2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो चलो उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, A4B2। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, ये तो 4 ऐसे होंगे स्क्वायर प्लेनर की तरह, और साथ साथ यहाँ पर ऐसे ऊपर ये स्क्वायर प्लेनर थे, इसका मतलब यहाँ पर होता था एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। तो ये आपको ध्यान देना वहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको अरेंजमेंट मिला तो बताओगे ऑक्टाहेड्रल है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये लोग हैं, अब इनका ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट करना है। तो इनका ऑक्टाहेड्रल जो हम अरेंजमेंट करते हैं तो याद रखना कि मैंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट यहाँ पर किए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर पे हमने यहाँ पर 1 अमोनिया 2 अमोनिया 3 अमोनिया और 1 Cl, और अबव द सरफेस यहाँ पर एक क्लोरीन और बिलो द सरफेस एक अमोनिया बिठाया। तो अब ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है तो याद रखना इसमें अगर आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों क्लोरीन जिसके नंबर 2 है वो अगर बगल बगल देखने को मिल जाता है तो बगल बगल है तो हम क्या बोलेंगे, वो सिस आइसोमर है। एक्चुअली में यहाँ पर आपको बगल बगल देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल में क्या हो जाता है, क्या बताओगे, ये इस प्लेन पे है और ये क्या हो जाता है इसके अबव द प्लेन ऐसे। तो इनके बीच का जो डिग्री होता है, एंगल होगा, अगर हमसे पूछा जाए कितना एंगल होगा, आपको पता है 90 डिग्री। कल को आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऐसा इस टाइप का है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए वो सिस आइसोमर का फॉर्मेशन बना रहा है, बताओ दोनों क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा। हाँ समझ में, तो बताओगे अगर क्लोरीन की बात कर रहे हैं, अगर सिस बोल रहा है तो यहाँ पर आपको भले नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कहा ये हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही था ही, और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा होगा इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे 90 डिग्री बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप बताओगे जब 90 डिग्री होगा, जो ये 2 लोग हैं, ठीक है, जिनके नंबर B2 टाइप के यहाँ पर 2 लोग हैं, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तब उसको हम कहते हैं सिस। या फिर पहचानने का सिंपल सा कहेंगे भाई समबगल बगल है अपने लिए, लेकिन स्टेटमेंट में तो 90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, बगल बगल आपको देखने को मिला तो आप बताओगे सिस। कल को यहाँ पर इधर बगल बगल दिखा सकता है तो वहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है, यहाँ बगल बगल दिखा सकता है, यहाँ बगल बगल दिखा सकता है, यहाँ Cl लगा दे, यहाँ Cl लगा दे, तो बताओगे इसको सिस कहेंगे। और ट्रांस कब बोलेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर ये Cl और ये Cl, इसका मतलब क्या है, एक Cl क्या हो जाता है अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन। ये तो होता है, जैसे मान लेते हैं ये पेपर है, ये पेपर है, इस पे 4 अमोनिया लगे हुए हैं और इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक क्लोरीन है और इसके नीचे एक क्लोरीन है, ठीक, उस बात को ये बताता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांस। अच्छा, इनके बीच का अगर एंगल पूछे Cl CH का, आप कितना बताओगे, Cl का Cl के साथ ही देख रहे हैं, ठीक है, 180 का, तो क्या हो जाएंगे ट्रांस। या फिर ऐसे कह सकते हैं आमने सामने दिख गए तो ट्रांस, ठीक है, बगल बगल है 90 डिग्री बनाते हैं, दिखे या ना दिखे, तो बताओगे वो सिस हो जाता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला, A4B2 टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर था। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर बताता है अगर A2A2, ये कौन सा फॉर्मूला पता है, इन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है ये। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा होगा, आप बताओगे MA2A2 है कि नहीं भाई, ये वाला फॉर्मूला है। और अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, आपको पता है अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, आपको अपने आप ये वाले स्ट्रक्चर में आ जाता है। अगर हम क्या करें, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स को हटा करके चाहे तो वहाँ पर 2 बाइडेंटेड यूज कर सकते हैं, जैसे एक बाइडेंटेड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने अमोनिया को हटा दिया, अगर मैं अमोनिया को हटा देता ना, यहाँ पर मैं इन यूज कर सकता हूँ, ऐसे बना दूंगा। एक और यहाँ से इन दोनों को हटाया, यहाँ पर इन लिख दिया, तो हम कहेंगे ऐसे बन जाएगा इनकी जहाँ पर। ऐसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ जो ट्रांसफॉर्म में, अगर मैं यहाँ पर इनको हटा देता, इनके जहाँ पर मैं बाइडेंटेड यूज करता, मान लेते हैं अमोनिया हटा हुआ है, ऐसे बनाते, यहाँ पर भी इनको हटा करके एक बाइडेंटेड यूज कर देते, ऐसे बन जाता है। तो उसी फॉर्मूले को आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि 2 मोनोडेंटेड को हटा करके बाइडेंटेड को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 अमोनिया को हटाकर मैंने कहा एक इन लिख देते हैं, 2 अमोनिया को हटाकर एक इन लिख दिया, तो ऐसा कुछ वहां पर किया। जैसे आप देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को इमेजिन करें और उसके बाद आप यहाँ पर आओ, क्योंकि ये फॉर्मूला A2A2 वाला है, ठीक है, A2A2 वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपको ये लगेगा कि सच में यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, COCl2 इनका होल ट्वाइस A2A2 फॉर्मूला है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए ये दोनों क्लोरीन बगल बगल है, यहाँ पर अमोनिया हुआ करते थे ऊपर वाले फॉर्मूले, उसको हटा दिया गया। यहाँ पर दो ऐसे अमोनिया थे, उसको हटाकर उसके यहाँ पर एक बाइडेंटेड लिगेंड इन यूज किया गया है।
और यहाँ पर 2 अमोनिया ऐसे हुआ करते हैं, इसको भी हटा करके इन। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लोरीन ऐसे था और ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो बताओ कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो बताओ कि ये सिस फॉर्म है। तो कुछ और नहीं किया गया, A4B2 वाले फॉर्मूले में कुछ और नहीं किया गया है, बस वहां पर क्या किया गया है, क्या बताओगे, 2 मोनोडेंटेट को हटाकर एक बाइडेंटेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऐसे भी यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अमोनिया तो दिखाई देते थे ना, याद करो, NH3 NH3, इसको हटा करके यहाँ पर इन लगा दिया गया। ऐसे यहाँ पर 2 अमोनिया NH3 NH3, इसको हटा करके इन, और यहाँ पर ये जो आप ऐसा घुमा करके लगा रहे हैं ना, इसको एक्चुअली 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो इस 2 बॉन्ड को हम अब ऐसे नहीं दिखा सकते ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे करें, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता है जिससे आपको समझ में आए, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसा आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिस फॉर्म होगा, आमने सामने दिखा तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका यहाँ पर कवर हुआ। अब बताओगे A2A2 टाइप का। अच्छा, एक और बताया था, और आपको बताया था यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर बताया था A3B3 टाइप का, याद है, A3B3। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला अगर आप देखें यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अब बताओगे ये कौन से फॉर्मूले को फिट बिठा रहा है, MA3B3, MA3B3 यहाँ पर हो जाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर A3B3 के साथ, अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो जाता है, वो सिस और ट्रांस का टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, सिस और ट्रांस का टर्म वहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको जैसे भी दिखे, ये ऐसे, यहाँ पर ये सेम प्लेन वाले, ये अबव और ये बिलो है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर A3B3 तो है, लेकिन इस कंडीशन में कहता है कि अगर जो 3 हैं एक जैसे मिलने वाले लोग हैं, अगर वो तीनों एक दूसरे के वहां पर क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट कॉर्नर पे ही हैं, बगल बगल कॉर्नर पे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसा बनाऊं, जैसे उसमें जो बनाया गया यही है, ये NH3 है, NH3 है, यहाँ पर NH3 है, और यहाँ पर ये NO2 है, NO2 है, और यहाँ पर ये NO2 है, ठीक। अगर यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो ये रहा एक कॉर्नर और ये रहा एक कॉर्नर ना, यहाँ पर NH3 है, ठीक है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3। ऐसे अगर इनका भी देखें, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे भी देख सकते हैं, अमोनिया, फिर बगल में भी अमोनिया और उसके बगल में भी अमोनिया। अगर ऐसा देखने को आपको मिलता है, ठीक है, कि आपने देखा यहाँ पर ऐसे देख रहे, अमोनिया से भी कंपेरिजन कर सकते हैं, ये यहाँ एडजेसेंट कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये कॉर्नर, बगल बगल कॉर्नर पे ऐसे अगर वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो ये कॉर्नर पे वहाँ पर ऐसा बैठता है, और यहाँ पर इनसे भी मिलाएंगे, ये भी एक दूसरे के कॉर्नर पे, एडजेसेंट कॉर्नर पे ही बैठ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं फेशियल, क्या बोलते हैं यहाँ पर, फेशियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहा जाता है। यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं, क्या यूज करते हैं, फेशियल, जिसको शॉर्ट में FAC यहाँ पर कहा जाता है। और दूसरा, अगला आपको अगर आप देखें यहाँ पर इस चीज को नोटिस करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप किसी से भी नोटिस कर सकते हैं। लाओ NO2 को देखते हैं, NO2 ये से कॉर्नर पे और बगल में भी कॉर्नर पे, और इनके सामने भी NO2 है। जब आपको एडजेसेंट और सामने भी आपको वहां पर देखने को मिल जाए सेम ग्रुप, जैसे कि यहाँ पर देखें अमोनिया है, ठीक है, इसके जस्ट बगल वाले में भी और अमोनिया के सामने भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आमने सामने भी दिख रहा है और एडजेसेंट पे भी कोई एक रखा हुआ है सेम टाइप का, आमने सामने भी और एडजेसेंट पे, तो इसको मेरिडिनल पोजीशन कहा जाता है, फिर कह सकते हैं मेरिडिनल आइसोमर कहा जाता है, इसको शॉर्ट में MER कहा जाता है। आया समझ में? तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तब ध्यान देना, मेरिडिनल और फेशियल याद रखना। कल को आपको ऐसा दे दे और पूछा जिसमें से कौन आइसोमर, क्या किसी को सिस और ट्रांस बोल दे, किसी ऑप्शन में कहे बहुत ट्रांस है बहुत सिस है, फिर एक में फेशियल और एक में मेरिडिनल बोल दे, तो याद रखना कि जब एडजेसेंट कॉर्नर पे ही होगा तीनों, आप देख रहे हैं बगल बगल बगल, तो हम कहेंगे वहां पर सिस हो जाता है, बगल बगल और सामने, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर फेशियल कहा जाता है, और बगल बगल और सामने हुआ तो मेरिडिनल कहा जाता है इसको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, कहता है इफ 3 डोनर एटम्स, और इसी लाइन को मेरिडिनल और फेशियल को समझा रहे हैं कि अगर तीनों डोनर एटम मतलब लिगेंड जो सेम है, 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाइड adjacent position at the corner of an octahedral phase, we have the facial FAC isomers। तो आपको यही कह रहा है कि अगर वो बगल बगल कॉर्नर पे हैं, मतलब लगता है किसी एक फेस पे तीनों लोग आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं वहां पर फेशियल। और अगला कहता है when the position are around the meridional, मेरिडिनल पे आपको देखने को मिले of the octahedron we get the मेरिडिनल आइसोमर्स, मतलब आमने सामने भी आपको देखने को मिल जाए, बगल तो है ही साथ साथ आमने सामने भी दिख जाए,
तो आप कहना हो मेरिडियनल पोजीशन है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको कम से कम इतनी पढ़ना है, ठीक है। और अगर और पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतना दिया है और इतने से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना आप जो भी बताया गया इस पर अपनी अच्छी पकड़ बना लो और कुछ आएगा नहीं बाहर से। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने कहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक आ जाता है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं। कह सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन स्पेस में उनका ओरिएंटेशन क्या हो जाता है, फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका व्यवहार क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका व्यवहार अलग है। कोई लाइट को राइट साइड घुमा रहा है, ठीक है, कोई लेफ्ट साइड घुमा रहा है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के 100% ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। उस पूरे फिनोमिना को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। है समझ में, ठीक है। अगर जो लाइट को राइट साइड घुमा रहा है तो ऐसे आइसोमर को हम एक नाम देते हैं, कहते हैं ये डेक्स्ट्रो आइसोमर है। जो लाइट को लेफ्ट साइड घुमा रहा है उसको कहते हैं ये क्या है, हमारा वहां पर लिवो है, ठीक है। तो ऐसा टर्म यहां पर यूज किया जाता है जो हमें ध्यान देना। तो सबसे पहले इनके बारे में आपको बताया जाता है। और आपको पता है कैसे हम पहचानें कि सच में वो लाइट को घुमा पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम हर बार उस पर लाइट थोड़ी ना डालेंगे कि घुमा रहा है तो कहेंगे हाँ ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं घुमा पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसके लिए बात करना, जैसे मैंने ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया था, ठीक है। मैंने कहा था कि एक कायरल कार्बन का होना जरूरी है। कायरल कार्बन जिसको कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन, लेकिन कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन वगैरह आपको कोई सेंट्रल मेटल में थोड़ी देखने को मिलेगा, ठीक। सेंट्रल मेटल तो हमारे यहाँ पर कोई मेटल ही होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कायरल कंपाउंड्स का होना जरूरी है। कायरल का मतलब लिया गया है वहां पर एसिमेट्रिकल, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाए, जिसको कहीं से भी किसी भी प्लेन से हम दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट पा रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिले। और पता चला किसी में हमने कहीं से ऐसे काट दिया, पता चला दो इक्वल टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपको सिमेट्री देखने को मिल रही है, तो हम कहेंगे 100% ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो कहा गया कोई भी सिमेट्री कहीं से भी नहीं दिखनी चाहिए, आया समझ में। तो आते हैं यहाँ पर, कहा गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेजेस देन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड वन अनदर, दीज आर कॉल्ड एनिसोमेरिज्म। मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था, वही सेम चीज यहाँ पर आपको बताया। दो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो लगते हैं, जैसे अगर हम थंब से देखते हैं यहाँ पर ऐसे एक दूसरे के मिरर इमेज देखते हैं, लेकिन अगर इसको उठा करके इसके ऊपर ऐसे नहीं रखना होता है, ठीक है। ऐसे उठा करके इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और रख करके देख रहे हैं कि एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर के हिस्से तो हैं, उसमें भी कौन सा, इनेंशियोमर कहलाएगा, ठीक है। तो बताया गया कि द मॉलिक्यूल और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कायरल। और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स आयन हैं जिसको हम देख रहे हैं एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वहां पर कंफर्म है कि वो कायरल कंपाउंड्स है, मतलब वहां पर एसिमेट्रिक कंपाउंड्स है। वो कोई भी ऐसा आपको प्लेन नहीं मिलेगा जहां से काटने पर वो दो बराबर इक्वल पार्ट में बढ़ पाएगा। और कह रहे हैं द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लिवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ पोलैरीमीटर्स। डी को बता रहे कौन सा, डी रोटेट टू राइट साइड, और एल कहां पर, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिवो। आप कह सकते हैं यहां पर लेफ्ट साइड घुमाता है, उसको एल आइसोमर कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉमन इन, देखो वैसे मैं आपको बताऊं टेट्राहेड्रल में भी हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको यहां पर बताया नहीं गया, ठीक, आपके बुक में कह रहे हैं कि मेनली जो देखा जाता है वो कहां पर देखने को मिलता है आपको, वहां पर आप बताओगे कि ऑक्टाहेड्रल में मेनली, टेट्राहेड्रल में भी मिल सकता है अगर सबके सब अलग अलग लोग हैं तो, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में हमको यहाँ पर पढ़ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड्स। और ऑक्टाहेड्रल में भी कह रहे हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड्स का होना जरूरी है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर में कभी पूछा जाए, स्क्वायर प्लेनर में कभी नहीं होता, क्योंकि वो एक ही प्लेन में है, तो वहां पर आपको कभी वो लाइट को घुमाते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल में हो सकता है, लेकिन अगर चारों वैलेंसीज, चारों लोग अलग अलग हैं, मतलब पूरा एसिमेट्रिक है, तो वो हो सकता है, लेकिन उसको हमें पढ़ना नहीं है। बस याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में पढ़ना है, और ऑक्टाहेड्रल में भी कहा जाता है इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की बुक की हैं, अगर आपके पास बुक होगा आप खोल करके इसको देख सकते हैं। फिर बताएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स डेक्स्ट्रो एंड लिवो, आपको यहाँ पर बताया गया CO इन का होल थ्रेस। यहाँ पर मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले मेनली दो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है जो आपकी बुक में देता है। आपको कहता है यहाँ पर MA3, क्या बताया भाई, MA3 टाइप का,
और एक और आपको यहाँ पर कहता है सिस फॉर्म रहे, लेकिन किसका, A2A2 का, क्योंकि A2A2 अभी हम कहाँ पर पढ़ के आ रहे हैं बताओ, अभी ज्योमेट्रिकल में भी तो A2A2 बताया था। A2A2 यहाँ पर भी ऑप्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कौन सा फॉर्म होना चाहिए, सिस फॉर्म होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर Ma3 भी आपको मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहा होता कि यहाँ पर सर तीनों के तीनों सब सेम है, तब तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। वो ऐसे अरेंज होते हैं ऑक्टाहेड्रल में कि वो आपको वहाँ पर कहीं से भी कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं कि ऐसा जोन की जहाँ से काटे वो दो इक्वल पार्ट में बढ़ पाए। तो इस बात का जरूर ध्यान देना, ठीक है। केवल ऐसे नहीं फॉर्मूला देख करके हम कह देंगे नहीं यहाँ पर नहीं होगा, उनका अरेंजमेंट देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में CO इन का होल थ्राइस 3+ है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर। और इसका अगर अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ बनता है, यहाँ पर सबके सब बाइडेंटेड है। इसने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इसका एक दूसरा कंपाउंड है जो कि आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे ही है। इसका ऐसा दोनों अगर आप आपस में मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लाइट राइट साइड घुमा रहे हैं, और ये लिवो है लेफ्ट साइड। अब ऐसा नहीं आप यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लिवो बनाने लगे, वो केवल ऑर्गेनिक में आपको बताया जाता है, वहां पर ध्यान देना। बस इसमें से याद रखना कि ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इसमें से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा, कोई एक क्या हो जाएगा, लिवो हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप देख रहे हैं कि, और आप यहाँ से कहीं से भी आप इसको, आपको लग रहा है ऐसा वैसा कुछ कर देंगे, लेकिन याद रखना कहीं से आप काटेंगे, इनका ऐसा अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल में कि कहीं से भी 2 बराबर हिस्सों में बट ही नहीं सकते। इसलिए तो आपको याद रखना कि अगर आपको ऐसा फॉर्मूला देखने को मिल जाता है Ma3 टाइप का, तो आप बताओगे 100% वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, उसमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो होगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेजेस है, मतलब इनेंशियोमर के भी एग्जांपल्स हैं। चलो एक अगला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था A2A2 टाइप का, उसका भी एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो एंड लिवो, सिस वाला ही वहां पर देगा। एक चीज भी आपको ध्यान देना, वहां पर सिस वाला ही देगा। PtCl2 इन का होल ट्वाइस 2+, ऐसा कुछ हो जाता है। और अगर इसमें हम बनाते हैं यहाँ पर, आप बताओगे एक फॉर्मूला, तो इनका ऐसे बन जाता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको वहां पर बताया था 2 मोनोडेंटेड को हटा करके एक बाइडेंटेड लिख दिया। और अगर हम इसका दूसरा वाला अगर बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये ऐसे बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगे एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, है कि नहीं। आप इसको उठा लो, उठाकर इसके ऊपर रखो, क्या पूरा का पूरा ढकेंगे एक दूसरे को, नहीं ढकेंगे। तो नहीं ढक रहे हैं तो इसमें से बताओ ये क्या हो जाएगा, एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिवो हो जाता है। एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लिवो है, ऐसा समझ में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और जा करके केवल सिस वाला सवाल आता है, अगर हम ट्रांस वाला बना देते तो चलो बना ही लेते हैं। अगर ट्रांस वाला होता तो आप बताते तो ऐसे ही तो बनता ना, वहां पर सोचो, ट्रांस वाला तो ऐसे ही बनाया था वहां पर, ऐसे। ये ट्रांस है, और यहां पर क्यों कहा गया कि ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर हम एक ऐसा प्लेन का चयन कर लेते, ऐसे ऐसे काटते, तो बताओ इधर वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा सेम तो नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। इसलिए आपको यहां पर ये ध्यान देना, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से अब बताओ कि ट्रांस वाला नहीं, केवल और केवल सिस वाला ही वहां पर क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। अच्छा, कल को अगर हमसे एक एग्जांपल ऐसा पूछ लिया जाए, यहां पर ध्यान देना, जब इस फॉर्मूले में पूछा जाएगा टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो आप 2 बताओगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। और अगर हमसे यहां पर केवल ऐसे फॉर्मूला दिया जाए, ध्यान से देखना इसको, कहता है PT, जैसे यही इसी एग्जांपल में Cl2 इन का होल ट्वाइस 2+, यहाँ पर सिस ट्रांस कुछ नहीं लिख रहे हैं। अगर कहा जाए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, तो आप बताओगे ज्योमेट्रिकल भी आपका कितना होगा, 2 होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ऑप्टिकल इसके साथ आप बताओगे इसमें से एक डेक्स्ट्रो और ग्लेवो होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए और आपको केवल इतना लिखा जाए और पूछा जाए बताइए वही यहाँ पर टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम कितना बोलेंगे पता है, केवल 3 बोलेंगे। कितना बोलने वाले, 3 ही बोलेंगे। अगर केवल एक पूछा जाता, केवल कितने ज्योमेट्रिकल हैं, तो 2, ऑप्टिकल कितने हैं, जो 2, अलग अलग पूछता तो हम 2 कहते हैं। लेकिन जब मिला करके कहे पूरा स्टीरियो बता तो हम 3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर यहां पर इसको लिख दिए, इनका किसी एक के साथ आप कंपेयर करोगे तो ये सिस वाले फॉर्म या ट्रांस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के वहां पर ज्योमेट्रिकल, और इस चीज का इस चीज के साथ, लेकिन यहां पर अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल।
इसीलिए अगर स्टीरियो पूछेगा तो हम कितना लगाएंगे 3, तो बताओगे 1 2 3, जिसमें हम इसका किसी के साथ भी तुलना करके हम केवल कहेंगे वो क्या बन जाता है हमारा ज्योमेट्रिकल, और इसका इसके साथ तुलना करेंगे तो वहां पर आप बताओगे ऑप्टिकल। तो इसीलिए जब ऐसा बोला जाएगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने होंगे तब 3 लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऑप्टिकल में 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, उसको जरूर याद रखना। एक तो यहाँ पर बताया MA3 वाला, कैपिटल ए का मतलब बाइडेंटेड, और दूसरा आपको बताया यहाँ पर MA2A2, लेकिन A2A2 में कौन सा, ये सिस वाला फॉर्म, क्योंकि इसका ट्रांस भी बनता है, ट्रांस वाला नहीं, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। चलो अब यहाँ पर आपको क्या बताता है, ओनली सिस आइसोमर शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, याद रखना। और ट्रांस वाला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। चलो तो ये आपको यहाँ पर बताया क्या, जो मैंने आपको बताया वो क्या था, अब बताओगे ये था वहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को खत्म कर चुके हैं। अब आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बहुत ही सिंपल सा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बस एक एक की पॉइंट आप पकड़ते जाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे देखते भी चलते हैं, वहां पर समझते भी चलते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पे थोड़ा सा था, उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता था, ये फॉर्मूला हो तो ऐसा हो सकता है, तो वो सारी चीजें। लेकिन अब इसमें क्या हो जाता है, बस एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट आप देखते जाएंगे तो आपको सब दिखता चला जाएगा कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें 4 पढ़ने थे, क्योंकि आपके बुक में आपके सिलेबस में 4 है, तो हम वही देखेंगे। आपको बताता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्या बोलता है यहाँ पर, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, चाहे जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस उसमें अगर एम्बीडेंटेड निक्लोफाइल आपको देखने को मिल जाए, अब ये मत कहना कि एम्बीडेंटेड निक्लोफाइल, ओ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हमें नहीं पता। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मैंने आपको बताया था, ऐसे लिगेंड्स होते तो वो यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड है, लेकिन उनके पास 2 कोऑर्डिनेटिंग सेंटर पाया जाता है। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, मतलब 2 ऐसे एटम्स होते हैं जो लिगेंड्स एटम की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही क्या कर जाता है, वहां पर सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट कराता है। जैसे एग्जांपल में आपको क्या बताया था, NO2ONO, बात तो की होगी, NO2ONO। दूसरा क्या बताया था, SCN-NCS, और तीसरा आपको बताया था CN-NC। ये सब के सब क्या हो जाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अगर ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं एज अ लिगेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज होगी, आप पहला तो आप बताओगे लिंकेज तो तय है, इसके अलावा अगर वहां पर फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल वाले से भी मैच कर जाता है तो हम कहेंगे वहां पर वो भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर और कोई भी चीज आपको दिख जाएगी तो आप बता सकते हैं। लेकिन एम्बीडेंटेड दिखा तो आप कह सकते हैं कि वहां पर इनकी पॉसिबिलिटीज तो है, किसकी, लिंकेज की। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in a coordination compounds containing ambidentate ligand। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही है इनका की पॉइंट लिंकेज का, ये पकड़ लिया तो बात खत्म। हैविंग 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेशन साइट्स, मतलब 2 ऐसे एटम होंगे जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एम्बीडेंटेड ही तो हुआ, NCS लिखे या फिर SCN लिखे। NCS लिखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, SCN लिखेंगे तो यहाँ पर सल्फर कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं NO2ONO, NO2 लिखा तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ONO लिखा तो ऑक्सीजन। इसीलिए जब इसका IPC नाम लिख रहे थे मैंने क्या बताया था, ठीक है, इसको क्या बताया था, नाइट्राइटो N, इनके लिए कहा था नाइट्राइटो O, ये तो कहा था। इनके लिए क्या बताया था, इनके लिए थायोसाइनेटो S, आइसोथायोसाइनेटो N था। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं CN, तो CN है तो इसका मतलब यहां पर कौन जा रहा है, कार्बन, और NC है तो यहां पर कौन जा रहा है, नाइट्रोजन। इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते थे आइसोसाइनाइड। तो ये आपको वहां पर बताया गया, जो आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल्स बताऊं लिंकेज में, और ऐसा नहीं कि बताओ कि बस इतने से क्या हो जाएगा, इतने से बहुत सारी चीजें बदल जाती। ठीक है, जैसे आप देखो एक एग्जांपल आपकी बुक का ही एग्जांपल, NCERT की बुक का, कह रहे CONO2NH3 का होल 5Cl2 है। यहाँ पर क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखा ONO, तो अगले वाले में वहां पर NO2 हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा था कोबाल्ट को, यहाँ पर उसके यहाँ पर नाइट्रोजन जिम्मेदारी उठा लिया। और आप देख रहे हैं सब कुछ वही है, अमोनिया भी 5 है, क्लोरीन 2 है, ऐसा कुछ। लेकिन ये पहले जब O यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहा था तो यहाँ पर रेड कलर का दिखता था, और जब वहां पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर NO2 करने लगा तो कैसा हो जाता है, येलो कलर का दिखने लगता है। क्या समझ में? ऐसे अगला एक और एग्जांपल, CH2O का होल 5 SCN, और अगले में क्या होता है, CH2O होल 5 NCS। अब देख रहे हैं यहाँ पर सल्फर कर रहा था, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये एक दूसरे के तुरंत के तुरंत आप क्या टेक करोगे, ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं। क्या समझ में? ऐसे कल को हो सकता है ये पेयर ना लिखे, केवल यही पूछ लिया जाए इसमें कौन सा आपने एम्बीडेंटेड देखा, लिंकेज तय है, ये कौन सा आपने एम्बीडेंटेड देखा, लिंकेज तय। ठीक है, तो ऐसा आपको वहां पर करना, क्योंकि हो सकता है पेयर ना लिखे, केवल इतना ही लिख दें।
इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा, तो हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म आपने यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड देखा तो बता दिया। हाँ, अगर एक और दिया कि पूछा ये एक दूसरे के कौन से आइसोमेरिज्म है कंपेयर करके, तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर ONO, यहाँ पर NO2 है, तो यहाँ पर आप बताओगे लिंकेज। तो दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलो अगला आपको बताता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर याद रखना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमारा एक होगा, लेकिन उसके अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होंगे। जैसे पिछले टर्न पे मैंने आपको वहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स का नाम लिखने का तरीका बताया था ना, कि उनका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं XX मान करके, फिर उसके बाद वहाँ पर देखेंगे कौन सा पॉजिटिव वाला एंटिटी है, कौन सा नेगेटिव, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें से एक के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और नियम के हिसाब से जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिखा जाता है और जो नेगेटिव होता है उसको बाद में। अच्छा, फॉर्मूले में भी उसी को पहले फॉर्मूले में लिखा जाता है, जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव उसको बाद में लिखते हैं। IPSC नाम में भी वही सेम काम करता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे इसमें जो टर्म यूज करते हैं कैटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स जहां पर आप देख रहे हैं कि लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है, सेंट्रल मेटल अपनी जगह पर बैठे हैं, बस क्या हो जाता है कि एक फॉर्मूले में हमने देखा कि इनके पास कोई और लिगेंड था, उनके पास कोई और लिगेंड था, लेकिन अगला उन्हीं के फॉर्मूले में हमने देखा उतने ही लोगों के साथ वो ऐसा लग रहा है वो अपने लिगेंड्स का इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुरंत हम कह देंगे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वैसे भी ट्रिक के हिसाब से अगर आप पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड आपको दिख जाए और पूछा जाए कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है, तुरंत के तुरंत एक टिक कर देना, क्या, कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात यही है। आते हैं यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैटायनिक and anionic coordination entities due to the interchange of ligands between the cationic and anionic। cationic मतलब जैसे मैंने कहा 2 स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसमें से एक cationic होगा और एक anionic होगा, इसीलिए टर्म यूज कर रहे हैं cationic and anion entities। सम ऑफ द एग्जांपल, जैसे आपके यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया, इसको देखो और इसको ध्यान से देखना, ठीक है, और देखना सच में क्या बदलाव हो रहा है। अगर देखें CONH3 का होल 6 था, कोबाल्ट के पास 6 अमोनिया थे और यहाँ पर क्रोमियम के पास भी 6 था। और मैं आपको बता दूं ये एक ही कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर अगले ही पल अगर अगले स्ट्रक्चर में आप देखें, क्रोमियम के पास क्या था, CN था, लेकिन अब क्रोमियम के पास क्या दिख रहा है, अमोनिया। कोबाल्ट के पास अमोनिया था, लेकिन कोबाल्ट के पास क्या दिख रहा है, CN। तो आपने देखा 2 स्क्वायर ब्रैकेट थे, इनके लिगेंड्स का इंटरचेंज हुआ, तो ये क्या हो जाते हैं वहां पर, अब बताओगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक पल के लिए और ध्यान दें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि लिगेंड्स तो अपनी जगह पे हैं, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल अपने आप को एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सेंट्रल मेटल अपनी जगह पे है, लिगेंड चेंज हो रहा है। लेकिन अब सवाल आता है, लेकिन तब आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो होता क्या है कि अगर आपको पता है, मैंने बताया था, अगर आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था, इनका +3 आएगा। यहाँ पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है, तो यहाँ पर +3 मतलब ये पॉजिटिव एंटिटी था, और नियम के हिसाब से उसी को पहले लिखा जाता है जो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर आपको बताइए -6 है और +3 है, तो हिसाब में -3 आएगा, ये नेगेटिव वाला होगा। तो हमेशा पॉजिटिव वाले को पहले, नेगेटिव वाले को बाद में। जब इसको CN मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा NH3, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो +3 इनका तो है, लेकिन यहाँ पर भी ये 0 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंटिटी ये बन जाएगी और नेगेटिव एंटिटी ये हो जाएगी। और तो पॉजिटिव ये हो गया तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना यहाँ पर कि अगर ऐसा कभी भी आता है तो ये नहीं कि आपको एक एग्जांपल ये देख लिया और उसके बाद वहाँ पर स्टेटमेंट आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए, आपको यही एग्जांपल याद आ रहा है, नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल मेटल बदल रहा था, लिगेंड्स अपनी जगह पर बैठा था। नहीं, याद रखना कि सेंट्रल मेटल अपनी जगह पर, लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है, ठीक है, ये जाकर के बनता है वहाँ पर। अब जैसे अगला एग्जाम्पल ले, कॉपर NH3 का होल 4 है, PTCl4 है। फिर अगले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं प्लेटिनम को 4 क्लोरीन था, अब 4 अमोनिया मिल गया, और कॉपर को 4 क्लोरीन मिल गया। लेकिन इसको हमने पहले क्यों लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब ये पॉजिटिव एंटिटी होगा हमारा और ये नेगेटिव होगा, और जब यहाँ पर था कॉपर को अमोनिया मिला था तो हमारा ये पॉजिटिव था और ये हमारा नेगेटिव था, तो इसीलिए जो पॉजिटिव बन जाएगा उसको आगे कर देते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, PTNH3 का होल 4 था, PTCl6 था, दोनों सेंट्रल मेटल सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये अमोनिया लेके बैठे थे, यहाँ पर क्या, अगले पल हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, किसको 4 तो था, यहाँ पर 2 और दे दिया जाता है, ऐसा देख लेते हैं, 2 और ऐसा दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर इनके पास 4, तो लिगेंड्स का इंटरचेंज तो हुआ ही ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 इसमें आ गए, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो सिंपल सी लाइन क्या होगा, अगर आप हिंदी में लिखेंगे अपनी भाषा में तो कहेंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट हो और उसमें लिगेंड का इंटरचेंज हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब क्या होगा और आयोनाइजेशन बोलने का मतलब क्या है? तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि मैंने कहा था कि जब हम लोग कुछ एनायनिक लिगेंड्स पढ़ते थे, तो जब मैंने आपको पिछले वीडियो में नाम लिखना सिखाया, मैंने कहा कि अगर लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है, जैसे क्लोरीन था लिगेंड्स की तरह काम कर रहा है तो उसका कुछ और नाम होगा, और अगर स्क्वायर बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के, इसको काउंटर आयन कहते हैं, तो उसका पुराना वाला नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर कभी ऐसा हमें कोई देखने को मिल जाए कि हम कोई एक कंपाउंड्स है, अगर उसमें हम देख रहे हैं कि अगर उसके लिगेंड्स और काउंटर आयन में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये कोई काउंटर आयन बना था, हमने क्या किया कि अगले स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, उस काउंटर आयन को अंदर कर देते हैं, इस लिगेंड्स बना देते हैं और किसी एक लिगेंड्स को बाहर निकाल देते हैं, तो हम देखते तुरंत कह देंगे इसका मतलब अब आयंस बदल गए। यही तो हुआ, पहले कोई और काउंटर आयन बना था, अब हमने क्या किया कि किसी लिगेंड्स को काउंटर आयन बना दिया और उस काउंटर आयन को लिगेंड्स बना दिया, तो अब हमारा आयन जो हो जाएगा वो बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखें, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आपको ये बताता है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन अ काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड्स, मतलब कि वो कभी काउंटर आयन बना था स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, आज वो लिगेंड्स बन बैठा है एंड कैन डिस्प्लेस लिगेंड्स व्हिच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। जैसे आप एग्जांपल से समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अमोनिया और SO4 यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे एक लिगेंड्स की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ब्रोमीन यहाँ पर कहाँ पर है, बाहर है, बेचारा काउंटर आयन बना। लेकिन इसी फॉर्मूले के साथ, इसी पूरे सेटअप के साथ अगले में अगर आप देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि SO4 को बाहर कर दिया गया और Br को अंदर कर दिया गया। देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है। अच्छा, कभी कोई बाई चांस कन्फ्यूज हो, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगे कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप बताओगे यहाँ पर 5 ये हो जाता है 5 × 1, और आप बताओगे ये बाइडेंटेड है तो 2 तो 7, क्या ये सही है? अब बताओ गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है, कितना हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो सवाल है तो लेकिन ये बाइडेंटेड है ना, हाँ बाइडेंटेड है, तो इसका मतलब ये है कि 5 अमोनिया से ये जुड़ चुका है, और यहाँ पर SO4 उसके पास है, SO4 2 बना सकता है बॉन्ड इसके साथ, लेकिन केवल उसमें केवल एक से ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बाइडेंटेड भले, लेकिन इनसे केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बनवा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान है, जैसे यहाँ पर आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे तो आपको याद रखना, ये 1 माइनस है, ये 2 माइनस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर यूज होगा, तब बताओगे 3+ आएगा। तो चलो, तो आपने देखा यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पे, SO4 बाहर और Br अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बार आपका काउंटर आयन का क्या होगा, SO4 माइनस, पहले क्या था Br माइनस। तो आप देखेंगे वहां पर क्या हो जाता है कि अगर आयंस आपके बदल रहे हैं, और कैसे बदलेंगे, लिगेंड्स और काउंटर आयन एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत टिक कर दिया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इनको देखो, यहाँ पर अगर देखें NO2 था, यहाँ पर Cl था। ठीक है, इसी फॉर्मूले के साथ, और अगले फॉर्मूले आप देख रहे हैं NO2 को मार के भगा दिया गया, और उसके यहाँ पर कौन आ जाता है, यहाँ पर Cl। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Cl2, यहाँ पर NO2 आ जाता है। और अगले स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं, यहाँ पर Br2 बाहर बैठा था, क्लोरीन अंदर था, लेकिन हमने देखा यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज हुआ है, क्लोरीन बाहर आ जाता है और ब्रोमीन अंदर चला जाता है। तो आयंस अगर बदल रहे हैं, काउंटर आयंस आपको बदल रहे हैं, वो भी लिगेंड के साथ इंटरचेंज करके, तो तुरंत आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लगा दो। ठीक, एक और आखिरी यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर नाम है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या फिर इसको हाइड्रेट भी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर कहता है कि अगर जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर वगैरह मिलनी वहाँ पर यूज होता है, तो अगर वो और काउंटर आयन आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा अभी जैसे मैं आयोनाइजेशन बताया वैसा सेम ये भी है, लेकिन आयोनाइजेशन में कोई वाटर को छोड़ करके कोई और आयन वगैरह जो भी थे वो आपस में काउंटर आयन के साथ और लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। लेकिन वैसे ही सेम प्रोसेस देखने को मिले कि काउंटर आयन और लिगेंड्स एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, और उस चेंज के दौरान वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई अब इसको आयोनाइजेशन नहीं, इसको एक नया नाम देते हैं, इसको सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये लाइक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह ही होता है कि लिगेंड और काउंटर आयन चेंज होंगे, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो अब तुरंत के तुरंत कह देंगे कि भाई वाटर का मतलब एक सॉल्वेंट बोला जाता है, कहा जाता है एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का भी वहाँ पर अंदर बाहर होना हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कह देंगे। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। Solid hydrate isomerism. Solvent isomerism are the compounds which have same composition but different
इन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मतलब कि वाटर के ही ले सॉल्वेंट बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फिर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज अ लिगेंड्स और एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहां पर होगा, तो याद रखना। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। दिस इज सिमिलर टू आयोनेशन आइसोमेरिज्म, कह रहे हैं कि आयोनेशन आइसोमेरिज्म की तरह देखने को मिलेगा। CrH2 का होल 6 Cl3 था, ठीक है, 6 वाटर अंदर बैठे थे, क्लोरीन 3 बाहर थे। लेकिन अगले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 3 में से एक क्लोरीन अंदर गया और एक वाटर को बाहर कर दिया गया, और वाटर यहाँ पर ऐसा लगता था कि यहाँ पर इसको बाहर कर दिया गया है, अब यहाँ पर केवल 2 क्लोरीन है और यह क्लोरीन अंदर चला गया। तो अब इनमें भी सेम उसी की तरह हो रहा है कि लिगेंड्स को बाहर और किसी काउंटर आयन को अंदर कर दिया गया, लेकिन इसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हम साफ साफ कहेंगे अब इसको आयोनेशन में टिक नहीं करेंगे, हम कहाँ पर लगाएंगे, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेंट। और ये आपकी बुक एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आपको बता रहे जब ऐसा था तो ये वायलेट कलर का था, और जब यहाँ पर एक क्लोरीन अंदर चला गया तो ग्रे ग्रीन कलर का हो जाता है। और कलर क्यों बदलता है, कैसे, ये जो आप क्रिस्टल फिट थ्योरी पढ़ेंगे यहीं पर, तो आपको वो भी समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन है ये नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। चलिए, आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया और यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ और एक लिस्ट है जिसमें आपको जो भी आइसोमेरिज्म है वो मिलान कराना है। अगर आपने देखा यहाँ पर NO2 नाम का दिखाई दिया, पहला वाला कॉम्प्लेक्स NO2 दिखा तो इसका ONO बन सकता है। आपने कहा कि भाई तुरंत के तुरंत एक काम करो, लिंकेज लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, आयोनाइजेशन की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, लेकिन आपको पता है कि और कोई और लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर लिंकेज का टर्म्स भी दिया है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इनको लिंकेज में ही यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं SO4Br है, अगर हम चाहे यहाँ पर इसको अंदर इसको बाहर कर सकते हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो हम इनके लिए आयोनाइजेशन लगा देते हैं। फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट, एक और एक, इसमें लिगेंड्स का इंटरचेंज हो, ये सबके सब आपको पता है एनसीईआरटी के बुक के ही एग्जांपल है। मैंने जो आपको पढ़ाया है वो सबके सब एनसीईआरटी के एग्जांपल ही हमारे पर रखे थे, वही सेम यहाँ पर पूछ लिया गया। CONH3 का होल 6 और यहाँ पर क्या था, CrNH3 का होल 6 था, CN का होल 6 था। अब बताओ कि ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले तुरंत क्या बोल दिया, 4 कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन को एक अंदर करेंगे, एक वाटर को बाहर करेंगे, ये कहाँ पर हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो ऐसा आपको बताया गया, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बताओ कि A का सेकेंड, ये यहाँ पर 2 ऑप्शन में टक्कर में चल रहा है। फिर B का आपको लगाना पड़ेगा थर्ड, ठीक है, यहाँ पर थर्ड है जबकि यहाँ पर फोर्थ आ गया। फिर C का मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और D का फर्स्ट हो जाता है। अब बताओ कि पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा आइसोमेरिज्म हो जाता है कंप्लीट, स्टीरियो और स्ट्रक्चर सब कुछ हो जाता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड कैसे बनता है, हाइब्रिडेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इतना करते हैं। ठीक है, थैंक यू।